साजिश की पहली थ्योरी। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी कंसुलेट पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। ईरानी सेना के टॉप कमांडर इसमें मारे गए थे। हमले के बाद से ईरान बुरी तरह बौखला गया था। जवाब में ईरान ने 13-14 अप्रैल की रात इसराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइल पर ड्रोन दागे। हमले के बाद इसराइल ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे दी थी। साजिश की दूसरी थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि साल 1948 में कई देशों ने इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईरान अकेला देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी थी। 1969 तक दोनों मुल्क एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, पर इसी साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो सब कुछ बदल गया। साजिश की तीसरी थ्योरी। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है कि अजरबैजान में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा नेटवर्क है और ईरान पर नज़र रखने के लिए मोसाद अजरबैजान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा गया है कि अगर इस घटना के पीछे इसराइल का हाथ है तो वे लोग दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ईरान इजराइल में टेंशन का माहौल पीक पर है और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आती है। ईरान की तरफ से बहुत बार इजराइल को सीधी धमकी भरे जवाब में कहा गया कि ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। इन सभी हालातों के बीच अचानक ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की खबर आती है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट की हार्ड लैंडिंग हुई। 21 घंटे की सर्चिंग के बाद राष्ट्रपति समेत 9 लोगों की मौत पर भी संदेह उठता है। क्या यह मोसाद या कोई और खुफिया एजेंसी का कोई खुफिया ऑपरेशन के तहत साजिश तो नहीं? वहीं राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिजबुल्लाह के लीडर हादी नसरुल्लाह ने दुनिया को धमकी देते हुए एक बयान जारी किया कि इस घटनाक्रम में यदि इसराइल का हाथ सामने आता है तो पूरी मिडिल ईस्ट को बहुत महंगा पड़ेगा। कथित मीडिया के अनुसार एक एंगल की माने तो अजरबैजान और ईरान के रिश्ते भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अजरबैजान को इसराइल ईरान के खिलाफ कईयों बार हथियार से मदद कर चुका है। ऐसे में संधि होती है अरास नदी पर ईरान और अजरबैजान द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए तीसरे बांध किच कलासी के उद्घाटन की, जिसमें दोनों देशों के लोगों को इस बात से काफी फायदा होने वाला था। लेकिन दुनिया की पॉलिटिक्स में जब ऐसे 2 देशों की संधि होती है जहाँ ट्राइंगल है, वहाँ इस प्रकार की संदिग्ध घटनाक्रम होना कोई नई बात नहीं है। वैसे इस प्रकार के ऑपरेशन शायद मोसाद द्वारा बहुत बार ईरान के अगेंस्ट ऑपरेट किए गए हैं, तो यह भी नकार नहीं सकते। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे मोसाद, जो कि इजराइल खुफिया एजेंसी है, पहले भी ईरान के बहुत से लीडर को मौत के घाट उतार चुका है, जिसमें वैज्ञानिकों को खासा टारगेट किया गया। उस समय बहुत सारे वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। वहीं इस बार सीधे राष्ट्रपति की संदिग्ध प्लेन क्रैश में मौत, इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए हालिया घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। 19 मई 2024 यानी रविवार का दिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार होकर तबरेज शहर की ओर आ रहे थे। उनके साथ विदेशी मंत्री समेत 9 लोग। मौसम खराब था। शाम करीब 7 बजे वर्जेगन की पहाड़ियों के पास अचानक उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जबकि रईसी के काफिले में शामिल अन्य 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत मंजिल तक पहुंच गए। तमाम खोजबीन के बीच सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया। कोई जीवित नहीं बचा था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह अब तक साफ नहीं थी। एयर ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा के मामले में ईरान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इससे पहले ईरान के रक्षा मंत्री और यातायात मंत्री के अलावा ईरान की थल और वायुसेना के कमांडर भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस हादसे के पीछे किसी साजिश का भी इशारा कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनर में जानेंगे ईरानी राष्ट्रपति के मौत हादसा है या किसी साजिश के चलते हत्या। ईरान के हवाई बेड़े को दुनिया में सबसे असुरक्षित हवाई अड्डों में क्यों शुमार किया जाता है? आखिरी वक्त में इमरजेंसी मेडे कॉल नहीं हुआ। टेल रोटर फेल होने की आशंका जताई गई। राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसके पायलट ने आखिरी वक्त में कोई इमरजेंसी कम्युनिकेशन नहीं किया। एविएशन एनालिस्ट काइल वेली ने अल जजीरा को बताया कि असल इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट का पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसके बारे में बताता है, जबकि रविवार को हुए हादसे में पायलट ने इसे कुछ नहीं किया था।
काइल बेली कहते हैं कि अगर किसी एयरक्राफ्ट में उड़ान के दौरान कोई गंभीर तकनीकी समस्या आती है तो पायलट का पहला काम एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में रखना और दूसरा स्थिति की जानकारी कम्युनिकेट करना होता है। वहाँ इस मामले में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है शायद पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में ही उलझा हुआ था। उन्होंने आशंका जताई कि हेलीकॉप्टर का टेल रोटर, पूंछ पर लगा पंखा शायद कट गया था, जिससे मेन रोटर ब्लेड, हेलीकॉप्टर का मेन पंखा पर भी प्रभाव पड़ा। ये एरोडायनामिक फोर्सेस तब बनी होंगी जब पायलट लैंडिंग का प्रयास कर रहा होगा या कोई तकनीकी खराबी आई होगी। उन्होंने कहा आशंका यह भी है कि टेल रोटर फेल हो गया और नियंत्रण से बाहर हो गया। खराब मौसम और पहाड़ी इलाके में भी इस घातक दुर्घटना की वजह हो सकती है। राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट कर रहे 2 अन्य हेलीकॉप्टर सुरक्षित मंजिल तक पहुंच गए। इससे भी कुछ लोग दबी जुबान में किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ पॉइंट जो नोटिस किए जाने चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को ले जा रहे बेल 212 हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी करीब 55 साल पुरानी है। फ्लाइट ग्लोबल की वर्ल्ड एयरफोर्स डायरेक्टरी 2024 के अनुसार ईरान की एयरफोर्स और नेवी में 10 बेल 212 हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिकी कंपनी बेल हेलीकॉप्टर, जो कि अब बेल टेक्सट्रॉन है, उन्होंने 1960 के दशक के अंत में UH-1 यूरोक्विज के अपग्रेडेड वर्जन के रूप में कनाडियाई सेना के लिए डेवलप किया गया था। नई डिज़ाइन में एक के बजाय 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन थे। अमेरिका की मिलिट्री ट्रेनिंग दस्तावेजों के अनुसार 1971 में पेश इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका और कनाडा ने तुरंत ही अपना लिया था। बेल 212 सिविल एविएशन, नागरिक उड़ान के लिए, माल ढोने के लिए, आग बुझाने के साथ ही हथियारों से लैस होने में भी सक्षम है। इसका एडवांस वर्जन पुलिस और मिलिट्री उपयोग के लिए किया जाता है। मेडिकल ट्रांसपोर्ट में भी यह सक्षम है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के अनुसार यह पायलट सहित 15 लोगों को ले जा सकता है। कई देशों की सरकार सहित प्राइवेट एजेंसियां भी इसका प्रयोग करती है। इनमें जापानी कोस्ट गार्ड, अमेरिका में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और अग्निशमन विभाग और थाईलैंड पुलिस शामिल है। बात करते हैं कौन है इब्राहिम रईसी। साल 2021 में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले भी कई वजहों से इब्राहिम रईसी चर्चाओं में रहे। वे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei के करीबी माने जाते हैं। माना जाता है कि वह खamenei के उत्तराधिकारी भी हो सकते थे। इब्राहिम रईसी पहले ईरानी राष्ट्रपति हैं जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। दरअसल रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। वे उन खुफिया टर्बुलेंस का हिस्सा थे जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। तब उन्होंने 5000 राजनेताओं को देशद्रोही साबित कर दिया था। इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा दिया था। इसी के साथ ईरान की राजनीति के आगे की रूपरेखा समझते हैं। राष्ट्रपति की अचानक मौत पर उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। 50 दिन के अंदर चुनाव होंगे। ईरान के राष्ट्रपति को सरकार का हेड, जबकि सुप्रीम लीडर को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अगर राष्ट्रपति की अचानक मौत होती है तो संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति को पद सौंपा जाता है। इसके लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei अप्रूवल देंगे। ईरान में मोहम्मद मुकबेर उपराष्ट्रपति हैं। उनके पद संभालने के बाद ईरान में अगले 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराने होंगे। इस घटना पर भारतीय प्रधानमंत्री ने खेद जताया। आप लोगों को क्या लगता है कि घटना है या साजिश? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।